नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे से आम आदमी पार्टी की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। ख़ास तौर पर इसलिए भी क्योंकि संसद के इसी सत्र में कानून बनाकर केंद्र सरकार ने जो दिल्ली की शक्तियाँ हैं उसे छीनने की अपनी जो रणनीति है, उसको पुख्ता कानूनी जमा पहनाने का फैसला किया है। तो अभय सर आपका स्वागत है। पहला सवाल तो मैं यही करूँगा कि जो आम आदमी पार्टी है वो इंडिया गठबंधन का भाग बन चुकी है और उसमें उसकी कुछ माँगें मानी भी गई हैं। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की व्यापक राजनीति के लिहाज से उसका ये फैसला सही है? मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी की राजनीति को हमें दो हिस्सों में बांट के देखना चाहिए। एक है विधानसभा चुनाव की राजनीति और दूसरी है लोकसभा चुनाव की राजनीति। जहां तक विधानसभा चुनाव की राजनीति है, आम आदमी पार्टी किसी गठबंधन का सदस्य नहीं बनेगी, ना उसे बनना चाहिए, क्योंकि वो अपनी दम पर दिल्ली और पंजाब में चुनाव जीतने और सरकार बनाने में सक्षम है। इस बात को वो साबित कर चुकी है। इसी तरीके से अगर वो वास्तव में अपना विस्तार चाहती है तो हरियाणा में या किसी दूसरे गोवा में या किसी और दूसरे प्रांत में जो उसकी राजनीति के अनुकूल हो, वो अकेली ही जाएगी और वहां पर कोई गठजोड़ का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन लोकसभा की राजनीति में आम आदमी पार्टी अभी भी अपनी जमीन तलाश कर रही है। देखा जाए तो पंजाब को छोड़कर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया है। पंजाब में भी उसकी सफलताएं बहुत ही आंशिक किस्म की हैं। अब 2024 के चुनाव में हो सकता है वो ज्यादा बड़ी सफलता पंजाब में हासिल कर पाए। तो लोकसभा चुनाव में अभी आम आदमी पार्टी को गठजोड़ की आवश्यकता है और वो गठजोड़ के जरिए ही आगे बढ़ सकती है। क्योंकि आप केवल भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग पैटर्न को देख लीजिए। विधानसभा में जो वोट मिलते हैं और फिर जब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो उसके वोटों में बहुत तेज बढ़ोतरी होती है। इतनी बढ़ोतरी होती है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटों को कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में जोड़ भी दिया जाए, तब भी भाजपा के वोट उससे ज्यादा ज्यादा बैठते हैं। ये 2019 के आंकड़े बताते हैं। पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी कुछ खास है नहीं। पंजाब में तो मुख्य तौर पर आम आदमी पार्टी को अगर देखा जाए, अगर मुकाबला होगा तो कांग्रेस के साथ उसका मुकाबला या अकाली दल के साथ उसका मुकाबला होगा। लेकिन अब गठजोड़ हो गया है तो वहां परिस्थिति बदल जाएगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने की आवश्यकता है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। मुझे याद है कि 2019 के चुनाव से पहले भी इस बात की काफी दिनों तक चर्चा चलती रही थी कि इन दोनों पार्टियों में गठजोड़ होना चाहिए, लेकिन गठजोड़ नहीं हो पाया। विभिन्न कारणों से गठजोड़ नहीं हो पाया और दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। कांग्रेस उस चुनाव में आम आदमी पार्टी से लोकसभा में आगे रही थी। आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई थी। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां आम आदमी पार्टी को मजबूर करती हैं कि वो गठजोड़ों की तलाश करे। और दिल्ली में फिर किसके साथ वो गठजोड़ करेगी? कांग्रेस के साथ ही गठजोड़ कर सकती है। जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब में स्थिति कुछ मुश्किल है। वहां पर कांग्रेस और क्योंकि वहां भाजपा मुकाबले में नहीं है, वहां पे अकाली दल मुकाबले में है। वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कैसे सीटों का तालमेल होगा, ये एक काफी मुश्किल किस्म की बात है। इसलिए पता नहीं वहां पे क्या होगा, मैं कह नहीं सकता। इसके लिए दोनों ही पार्टियों को काफी कुछ गठजोड़ कायम रख करने के लिए और विपक्ष की एकता, विपक्ष में कितनी मजबूत एकता है ये दिखाने के लिए काफी कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। एक चीज़ जो विपक्ष के द्वारा यानी कि आम आदमी पार्टी के सामने जो पार्टियाँ खड़ी हैं, मसलन भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके द्वारा ये कही जाती है कि ये तो भ्रष्टाचार की बात करके इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी और अब भ्रष्टाचारियों के साथ जाकर बैठ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी बार-बार इस चीज़ को कहते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको अपने मतदाताओं को जाकर ये समझाने में काफ़ी कठिनाई होने वाली है कि वो इस तरह गठबंधन से क्यों जुड़े? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। देखिए, राजनीति हमेशा वर्तमान में होती है। राजनीति अतीत में नहीं होती। ये राजनीति 2012, 2013 और 2011 में नहीं हो रही है, जब आम आदमी पार्टी इस तरह की बात कहती थी। तो आप देख लीजिए ना कि आप बहुजन समाज पार्टी का उदाहरण लीजिए। बहुजन समाज पार्टी जो किसी ज़माने में कहती थी कि जो ब्राह्मण बनिया और जो राजपूत हैं, वो हमारी मीटिंग सुन के चले जाएँ क्योंकि हमें उनके वोट नहीं चाहिए। बाद में उन्होंने उनको अपने साथ जोड़ने के लिए बहुजन की बजाय अ सर्जन की थीसिस देनी पड़ी। तो क्या हुआ? क्या उनके कार्यकर्ता अपने अपने मतदाताओं को ये नहीं समझा पाए? ऐसी बात तो नहीं कि मेरे ख्याल से तो आम आदमी पार्टी ने अपनी नीति बदली, बहुजन समाज पार्टी ने अपनी नीति बदली, तो उसको लाभ ही हुआ उसका। और वो
एक अल्पमत की पार्टी के से बढ़कर अपने दम पर उत्तर प्रदेश में 2007 में बहुमत पाने वाली पार्टी बनी। सभी पार्टियां जब अपनी रणनीति में बदलाव करती हैं, तो बहुत कम ऐसा होता है कि उनको नुकसान हो। आमतौर पर पार्टियों को रणनीति में बदलाव का लाभ होता है। दूसरे, जब पूरे देश में हम देख रहे हैं कि मतदाता अलग अलग चुनावों में अलग अलग तरीके से सोचता है। अगर मतदाता नगरपालिका के चुनाव में अलग तरीके से सोचता है, पंचायत के चुनाव में अलग तरीके से सोचता है, विधानसभा और लोकसभा में उसका चिंतन अलग अलग होता है, तब फिर पार्टियों की भी अलग अलग चुनावों के हिसाब से अलग अलग रणनीति होना लाजमी है। ये कैसे हो सकता है कि सब चुनावों के लिए एक ही रणनीति हो? देखिए, राजनीति बहुत बदल गई है, और जो लचीले ढंग से अपनी रणनीति को बदलने के लिए तैयार नहीं है, अपनी राजनीति का फोकस बदलने के लिए तैयार नहीं है, वो राजनीतिक प्रतियोगिता में टिक नहीं पाएगा। एक चीज़ जो और है, जो आम तौर पे मेरा अपना निजी अनुभव है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो कि किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन उन्हें आम आदमी पार्टी की जो एक सेकुलरवाद की राजनीति, उससे थोड़ा दूर रहना उन्हें भाता है। उन्हें लगता है कि ये अलग किस्म की राजनीति करने वाले लोग हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब इंडिया गठबंधन में जो दल हैं, उनके साथ जुड़ने के बाद क्या इस तरह के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को अपनी रणनीति स्पष्ट करनी पड़ेगी, या उसके साथ वो चस्पा हो जाएँगी, तो क्या उसको नुकसान होगा? देखिए, जो मेरी समझ ये है कि जल्दी ही जो जो गैर भाजपा शक्तियों ने इंडिया नामक गठजोड़ बनाया है, उसका एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएगा। उस न्यूनतम साझा कार्यक्रम में हर पार्टी भागीदार होगी, हर पार्टी उस पर अपने दस्तखत करेगी। तो लोकसभा चुनाव उस न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत लड़ा जाएगा। उसमें पार्टियों के अपने घोषणा पत्र जो हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे। न्यूनतम साझा कार्यक्रम इंडिया में शामिल सब पार्टियों का घोषणा पत्र होगा। आपको याद होगा कि पार्टियों जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ या एनडीए बनाया था, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने घोषणा करके कहा था कि भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी ही नहीं करेगी। जो एनडीए का घोषणा पत्र होगा, वही भाजपा का घोषणा पत्र होगा। तो इस गठजोड़ राजनीति इस तरीके से होती है। इस वक्त सब पार्टियों का जोर वहां पर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने पर है, और जैसे ही वो कार्यक्रम बनकर सामने आएगा, उस कार्यक्रम के इर्द गिर्द सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिए पेशबंदी करेंगी और प्रचार प्रचार शुरू करेंगी और पूरा माहौल बनाने की कोशिश करेंगी भाजपा सरकार के खिलाफ। तो उसमें आम आदमी पार्टी का अपना घोषणा पत्र क्या है, वो विधानसभा चुनाव में क्या कहती रही है, 2019 में उसने क्या कहा था, उसने मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की थी कि नहीं की थी, शाहीन बाग पे उसका क्या स्टैंड था, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूं कि 2024 की राजनीति 2024 के संदर्भ में होगी। वो 2015 या 2019 या 2013 के संदर्भ में नहीं होगी। एक और बात है कि जो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल होती है, तो बाकी सारे जो राज्य हैं, जहाँ एक आम आदमी पार्टी का स्वप्न था कि वो और राज्यों में अपने पैर पसारे, तो क्या उसने एक तरीके से इस संभावना के दरवाजे को बंद कर दिया है? क्योंकि ऐसा लगता है कि चुनाव तो 20-22 सीटों पे फिर लड़ पाएँगे। नहीं, नहीं, देखिए, ये लोकसभा चुनाव के जरिए कोई पार्टियां राज्यों में नहीं अपने पैर पसारती हैं। राज्यों में पैर पसारने का काम विधानसभा चुनाव के जरिए होता है और छोटे चुनावों के जरिए होता है। आप राज्यों में जाते हैं, पहले म्युनिसिपैलिटी के चुनाव लड़ते हैं, कभी-कभी पंचायत चुनाव में। इस उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप किया है और पंचायत चुनाव में, स्थानीय निकाय चुनाव में हस्तक्षेप किया है। वहां से कुछ-कुछ इलाकों में कुछ कामयाबी भी प्राप्त हुई है। अब उसके आधार पर खड़े होकर वो और ज्यादा बड़े चुनावों की तरफ जाएंगे। ऐसा लोकसभा चुनाव में सीधे कोई पार्टी हस्तक्षेप करके अपना सिक्का नहीं जमाती। इसलिए अभी तो जो कुछ भी राजनीति हो रही है, वो 2024 के लोकसभा चुनाव के को ध्यान में रखकर हो रही है। अभी सवाल ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी किन राज्यों में अपना विस्तार कैसे करेगी। अभी तो सवाल ये है कि जिन राज्यों में उसने अपनी धाक जमा रखी है, मुख्य तौर पर पंजाब में और दिल्ली में, वहां वो लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें कितनी जीत सकती है। ये महत्वपूर्ण बात है। अगर वो पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस के साथ में सहयोग करके लोकसभा की सीटें, आप सोचिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ में तालमेल हो जाए, मेरा मानना यह है कि वो लोग सब सीटें वहां पर जीत लेंगे। दिल्ली में तालमेल हो जाए तो ये गारंटी नहीं कि सब सीटें जीत लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ सीटें वो भाजपा से छीन सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इस वक्त विस्तार करना नहीं है, इस वक्त तो लोकसभा की राजनीति में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को रोकना इन लोगों का उद्देश्य है। अगर ये 2024 में नहीं रोक पाए, तो फिर आगे कब रोक पाएंगे, इसके बारे में अभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता।
देखिए, इस वक़्त देश की राजनीति एक खास तरह के दोराहे पे खड़ी हुई है और ये एक बड़ा ही विकट किस्म का दोराहा है। इस दोराहे में अगर विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती नहीं दी और 2019 की तरह से एक वॉकओवरनुमा दे दिया, तो फिर आप समझ लीजिए कि भारतीय लोकतंत्र किसी और दिशा में चला जाएगा। एक ऐसी दिशा में चला जाएगा जहाँ हो सकता है कि भारतीय लोकतंत्र का चेहरा भी ना पहचान पाएँ। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि सभी पार्टियां मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दें और भारतीय जनता पार्टी का जो पूरी देश की राजनीति एक तरफा हो गई है, उस कम से कम लोकसभा के संदर्भ में एक तरफा हो गई है, उसको उस संतुलन को दुरुस्त करें। एक मुद्दा भ्रष्टाचार का भी है। तो एक तो आरोप ये लगता है कि आप भ्रष्टाचारियों से मिल गए और दूसरा आरोप ये लगता है कि आप खुद भ्रष्टाचार में डूब गए या उससे जुड़ गए। तो खास तौर पे जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी है और उसके बाद उनको बेल ना मिलना है, तो क्या ये ऐसी बातें हैं जिससे आम आदमी पार्टी की छवि को काफ़ी धक्का लगा है? देखिए, जहाँ तक मैंने लोगों से बात की है और जहाँ तक मेरा आकलन है और मेरे दूसरे कुछ अन्य जो राजनीतिक समीक्षक साथी हैं, उनका आकलन है, उनसे मैंने बात की है। आम तौर पर इससे आम आदमी पार्टी की छवि को धक्का लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा कहती है। कांग्रेस भी, दिल्ली की कांग्रेस ऐसा कहती है। लेकिन अब तो बिल्कुल परिस्थिति बदल गई है। दिल्ली की कांग्रेस जिन संदर्भों में ये कहती थी, वो संदर्भ ही अब नहीं है, पूरी तरीके से। तो बिल्कुल हालात बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। क्योंकि दिल्ली में अगर नरेंद्र मोदी जाएँगे, तो नरेंद्र मोदी अपनी जो उनकी राष्ट्रीय दावेदारियाँ हैं, देश का नेतृत्व करने की दावेदारियाँ हैं, उनका दावा करके उनका क्लेम दिल्ली में वही होगा जो क्लेम उनका उत्तर प्रदेश में होगा, जो क्लेम उनका दूसरे राज्यों में होगा, वही दिल्ली में उनका क्लेम होगा। और जो इंडिया है, उनके मुकाबले खड़ा हुआ मोर्चा है, वो अपने न्यूनतम कार्यक्रम के तहत उनके मुकाबले उतरेगा। तो उसकी अपनी दावेदारियां होंगी और ये तमाम पार्टियां इन दो दो एक तरह से दिल्ली और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी का कैचमेंट एरिया है, उसका प्रभाव क्षेत्र है, ये अब दो मोर्चों की टक्कर में बदल जाएगा। एक सवाल मेरे मन में आया, आज जो संजय सिंह लगातार एक धरने में बैठे हुए हैं और वो काफ़ी मुखर रहते हैं राज्यसभा में, कुछ हद तक राघव चड्ढा भी रहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के कई ऐसे सदस्य हैं जिनका लोग नाम भी नहीं जानते हैं और हरभजन सिंह का नाम आया दिमाग में, जो संसद में दिखते भी नहीं है राज्यसभा में। तो क्या आपको लगता है कि एक नई पार्टी को और ज़्यादा सोच समझ कर टिकट बँटवारा करना चाहिए, जो मुखर लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, पार्टियां अपने कदम उठाती हैं, अपना निर्णय लेती हैं, फिर उसके बाद में उन निर्णयों में जो गलतियां हुई हैं, उनसे सबक सीखती हैं और उन सबक के मुताबिक दोबारा कोशिश करती हैं कि उनसे कम गलतियां हों। पार्टियों में तमाम नेता, आम आदमी पार्टी में बहुत से नेता आए हैं, बहुत से नेता चले गए हैं, बहुत से नेता काफी आगे तक पहुंचे, फिर आगे उसके आगे नहीं जा पाए। तो ये तो उनके नेतृत्व के सामने ये लगातार सीखते रहने और अपनी गलतियों से सबक सीखने का सवाल है। कौन कौन से आग्रह होंगे, कौन कौन सी मजबूरियां रही होंगी, कौन कौन से आखिरकार वो क्या वजह होंगी जिनके आधार पर इन लोगों को राज्यसभा का टिकट दिया गया और ये लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों के वोटों से राज्यसभा के सदस्य बने। तो ये सब सारे सवाल हैं जो कि एक नई पार्टी के सामने आएंगे और नई पार्टी उनके बारे में सोचेगी और अपने अपने फैसले लेगी। मैं भी ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी के कई राज्यसभा सदस्य बिल्कुल सक्रिय नहीं है, उनकी आवाज भी नहीं सुनी जाती। लेकिन क्या ये, मुझे नहीं पता है, क्या ये पार्टी के लिए कुछ ऐसे और काम कर रहे हैं जो कि सामने से दिखाई नहीं देते, जो बयान देने या राजनीतिक संघर्ष करने से परे जाते हैं। पार्टी में हो सकता है प्रबंधन के कोई और काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता है, इसकी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है। तो किस आदमी की क्या उपयोगिता है, कौन आदमी बैकरूम बॉय है, कौन आदमी आगे की कतारों में खड़ा खड़ा होकर लड़ रहा है, इन सब बातों की जानकारी होने के बाद ही हम ये निर्णय के साथ कह सकते हैं कि ये काम उन्होंने ठीक किया कि गलत किया। एक आखिरी सवाल, जो दिल्ली की सरकार है, उसके अधिकारों को कटौती करने वाला जो कानून है, उसके संदर्भ में है कि इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो अभियान चलाया, उसके कारण क्या वो एक ऐसी स्थिति में पहुँच पाएँ कि अगर ये कानून बन भी जाता है, तब भी वो विजेता की स्थिति में है और नहीं बनता है, तब तो विजेता की स्थिति में है ही? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो गैर भाजपा राजनीतिक शक्तियां हैं, उन राजनीतिक शक्तियों में से अधिकतर को इस पक्ष में कर लिया था कि वो जब यह अध्यादेश बिल के विधेयक के रूप में लाया जाए तो वो राज्यसभा में उसका विरोध करें। लोकसभा में तो भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में उसके पास कमी है।
लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि बीजू जनता दल भाजपा का साथ दे सकता है, वाईएसआर कांग्रेस भी भाजपा की साथ दे सकती है। तो ये उसका जो अंकगणित है राज्यसभा का, वो किस तरीके से संसाधित होगा ये पता नहीं है। लेकिन उस बिल का राज्यसभा में बहुत ही कड़ा विरोध होगा, व्हिप जारी होंगे, और जो जिन जिन पार्टियों के व्हिप उस बिल का विरोध करने के लिए जारी होंगे, तो वो सांसद सब इसके खिलाफ वोट डालेंगे। तो भाजपा के लिए भी इसको पास कराना आसान नहीं है। जो क्षेत्रीय शक्तियां इस सवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगी, उनको भविष्य में जब भारतीय जनता पार्टी उसके अधिकारों का हनन करेगी, तो भविष्य में उनको उसका जवाब देना होगा। वो भी उस राजनीति के चक्कर में फंसेंगे। तो ये सब चीजें अब इतनी आसान नहीं रह गई हैं। इस बिल के सवाल पर जो मुख्य तौर पर संघवाद के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है, ये कोई आम आदमी पार्टी के एक पार्टी के तौर पर, अरविंद केजरीवाल के एक मुख्यमंत्री के तौर पर अधिकारों का प्रश्न नहीं है। दिल्ली में कोई भी सरकार आएगी, किसी भी पार्टी की सरकार आएगी, उसको वो सारे अधिकारों का उपभोग करेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जो संविधान पीठ थी, उसके फैसले के कारण उस सरकार को मिलने थे, इसको पलटने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, संघवाद का प्रश्न है। क्षेत्रीय शक्तियों को संघवाद के प्रश्न में कुछ ज्यादा दिलचस्पी होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्षेत्रीय शक्ति किसी अन्य फायदे के प्रलोभन में भारतीय जनता पार्टी का साथ देती है, तो आगे जाकर उसको इसलिए कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं, और जब हम अगले अंक में मिलेंगे तो देश की राजनीति से जुड़े किसी अन्य विषय पर या बहुत सारे अन्य मसले पर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बातचीत हम यहीं रोकते हैं।